वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मुझे इस वक्त जितने भी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सभी बच्चों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और दिल से सभी को जय हिंद करता हूं। एम एकेडमी के इस नए सफर में आप सभी लोगों ने जिस बढ़ चढ़कर हिम्मत के साथ उत्साह दिखाते हुए हम लोगों का साथ देने का निश्चय किया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि हम भी उसी उत्साह के साथ आपको आपकी मंजिल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ बना रहेगा, हम अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। चलिए, मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आपका जीएस का टीचर इस पूरे सफर में हुआ हूं। जीएस के मामले में आपको भी पता है कि एक से कई ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ये एक लंबी कहानी होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन उतना ही ये रोचक भी होता है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि सबसे जरूरी चीज उसकी टेक्निक्स हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई, उन्हें आपको हमेशा माइंड में रखना है, रिमाइंड करते रहना है। और दूसरी चीज, एक कहावत को नहीं भूलना है, होशियार बनने के लिए, जानकार बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई कीजिए। और हम वही करने वाले हैं। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हर वो चीज जो एग्जाम्स में आ चुकी है उसे हम पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के चलेंगे। चीजों को रटेंगे नहीं, समझेंगे और टेक्निक्स का यूज करेंगे और उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सो गाइस, हमारे बीच में एक कॉम्बिनेशन अच्छा बने तो याद रखिए, अच्छे कॉम्बिनेशन की निशानी होती है कि वो एक सिस्टम से शुरू होता है। तो मैंने भी ये डिसाइड किया है कि आज हम अपने सब्जेक्ट को शुरू करेंगे तो पहला सब्जेक्ट हम चॉइस करेंगे वो सिस्टम जिससे इंडिया का बेस बना, वो सिस्टम जिससे पूरे वर्ल्ड की सारी रिपब्लिकन कंट्रीज का बेस बना, एंड दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम शुरू करने के पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इस वर्ड का मीनिंग होता है समधन विधान, संविधान, यानी समानांतर रूप से, पैरेलल तरीके से सभी के लिए समानता से, बराबरी से बनाई गई एक वैधानिक व्यवस्था संविधान कहलाती है। संविधान को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला एक ऑब्वियस डिफरेंशिएशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दैट इज अ बुक, मतलब संविधान एक पुस्तक के रूप में कैसा होता है। और उसके बाद आप अगला डिवीजन देख रहे हैं, वो है एक व्यवस्था, यानी संविधान एक व्यवस्था के रूप में कैसा है। तो पहले मैं पुस्तक वाले पार्ट को क्लियर कर दूं और उसे हम अगले आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। और वो जो व्यवस्था है वह यह है कि एक पुस्तक को तीन अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। पहला हिस्सा होता है भाग, दूसरा हिस्सा होता है अनुच्छेद और तीसरा हिस्सा होता है अनुसूचियां। अनुसूचियों को इंग्लिश में स्केड्यूल बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं हम भाग को, और हमारे जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। भागों की संख्या 22 है, अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स की संख्या 395 है और अनुसूचियों की संख्या आज 12 है, 12। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इनकी संख्या 8 थी। 8 के बाद एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन होते रहे और जरूरत के हिसाब से चीजें जोड़ी गई और आज हमारे पास अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो ये एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया, इसकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। अब हम मेन जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और वो है व्यवस्था के रूप में संविधान का जन्म कैसे हुआ। तो इस व्यवस्था की शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन से। वह कैबिनेट मिशन जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनाकर भेजा गया था। अब आप कहेंगे कि अंग्रेज हमको क्यों भेजने लगे यह व्यवस्था, वो तो बहुत ही नेगेटिव थे। बिल्कुल ठीक, वो नेगेटिव थे, लेकिन एक इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल प्रेशर हमेशा से रहा है कि यदि आपने किसी एक देश पर एक लंबे समय के लिए शासन किया है, उससे फायदा लिया है, और आज जब आप उस देश को छोड़ रहे हैं तो उसे आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते नेगेटिव कंडीशंस में। आपको उनको एक व्यवस्था बनाकर देनी पड़ेगी, उस व्यवस्था को बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप उसे अलग कर सकते हैं। वही एक पॉजिटिव प्रेशर था जो भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की पहल करने की जिम्मेदारी इंग्लैंड यानी यूके के हाथ में देता था। तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया
उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य स्थापित किए गए और वो 3 सदस्य थे, पहला पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। अब यहां पर कैबिनेट मिशन से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक्चुअली 2-3 बनते हैं, 3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो तीनों मैं आपको बताता हूं। कभी आपसे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनिशिएटिव लेने वाला कैबिनेट मिशन कब बना, और एक क्वेश्चन होता है कैबिनेट मिशन कब भारत आया। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कब बना 1945, भारत आया 1946। तो अपने क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ते वक्त इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यही वो खास माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो आप अपने एग्जाम में कर देते हैं, और इसी वजह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एम एकेडमी अपने काम पर लगातार वाजिब होता है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना और ध्यान रखवाना। सो बना 1945 और भारत आया 1946 में। तीसरा जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। याद रखिए, अध्यक्ष का काम होता है अपनी इंस्टीट्यूशन को, अपनी पार्टी को, अपने ग्रुप का पथ प्रदर्शन करना, मार्ग प्रदर्शन करना। पथ पैट्रिक लॉरेंस। बहुत लोग स्टेफोर्ड क्रिप्स लगा देते, नहीं, स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के 1942, लेकिन जो हमारा कैबिनेट मिशन है उसके अध्यक्ष पथ प्रदर्शन करने वाले पैट्रिक लॉरेंस ही थे। सो अब बात यह आती है कि कैबिनेट मिशन ने आगे क्या किया। कैबिनेट मिशन ने प्रति 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति को चुनकर एक संविधान सभा बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और फिर आगे का काम उस असेंबली को समझाकर छोड़ दिया। अब वो भारतीयों को खुद करना था। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से भारतीयों ने अपने लिए संविधान बनाने का काम प्रारंभ किया, कैसे उसका बेस बनाया। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पूरा एक पोर्ट्रेट दिख रहा है। इस पोर्ट्रेट को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको पता है कि कोई ग्रुप बनता है तो पहले वो अपनी कुछ मीटिंग्स करता है। उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि हर काम के लिए छोटा छोटा डिवीजन बनाया जाएगा। फिर वो डिवीजन जो होते हैं वो अपने काम को बेसिकली फिनिश करते हैं। फिर वो सारे काम मेन कमेटी के बीच में बैठ के डिस्कस किए जाते हैं और उस पर कुछ डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और फाइनल एक व्यवस्था बनती है। यही चीज आप अभी भी देख सकते हैं कि संविधान सभा 1946 से अपनी 3 बैठकें शुरू कर रही है। उन बैठकों के बाद कुछ समितियां बन रही हैं जिनके कुछ अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं, और उसके आगे छोटे छोटे और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं संविधान सभा की पहली 3 बैठकों से। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहां साफ साफ दिख रहा है कि संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। पहली बैठक होती है 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक होती है एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है एक और दिन का गैप करके 13 दिसंबर 1946। अब ये तीनों डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, तो यह प्रॉब्लम सामने आती है कि भाई किस एक व्यक्ति को अपने इस पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का लीडर चुना जाए जो आगे की प्रोसीजर को शुरू करे। तो जब कोई रास्ता नहीं दिखता, ऐसा कोई रास्ता जिससे विवाद ना हो, तो यह माना जाता है कि अनुभव ही हमारा आधार हो सकता है। तो हम सब में जो भी सबसे वृद्ध पुरुष हो, तो हम यह मानेंगे कि उसके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, तो हम उसे ही क्या करेंगे, अपना एक अध्यक्ष बनाएंगे जो कि अस्थायी होगा। वो स्थायी नहीं होगा, वह केवल इसलिए होगा ताकि काम शुरू किया जा सके। तो अस्थायी अध्यक्ष आप स्क्रीन में देख सकते हैं बनाया गया है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और दुर्भाग्य था कि 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमारा अध्यक्ष अस्थायी रूप से बनाया गया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अगला एक दिन छोड़कर 11 तारीख की जो बैठक हुई उसमें परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। इससे संबंधित भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल 9 तारीख को हमने क्या किया, अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके बाद अगली बैठक 11 को हुई तो हमने स्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुना, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कार्यवाही को स्टेब्लिश करके आगे बढ़ाया और संविधान को शुरू करने के पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन को, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, को पढ़ने की जिम्मेदारी 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर दी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का वाचन किया, रीडिंग की। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल और हिंदी के एक अन्य शब्द में उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका का मतलब होता है कि जिसमें उद्देश्य निहित हो आने वाले किए जाने वाले कार्य का। तो सभी के सामने प्रस्तावना पढ़कर उन्हें यह बताया गया कि हमारा उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का, ताकि लोग अपने उद्देश्य से भटके ना। तो अस्थायी अध्यक्ष 9 तारीख, स्थायी अध्यक्ष 11 तारीख और प्रस्तावना का वाचन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 तारीख को किया गया। अब इसके बाद अगला पड़ाव आता है कि बैठक में डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी समितियां बनेंगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे। तो समितियां तो बहुत सारी थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ज्ञानी बनने के लिए नहीं, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है। उन सभी समितियों में आप उनके सामने लिखे हुए अध्यक्षों के नाम भी देख रहे हैं। पहली समिति संघ शक्ति समिति, उसके बाद दूसरी संघ संविधान समिति, तीसरी प्रारूप समिति, फिर उसके बाद सलाहकार समिति, समन्वय समिति, उसके बाद प्रांतीय समिति, झंडा समिति और लास्ट में मौलिक अधिकार समिति। कुछ अगर छूट गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपके सामने सब लिखा हुआ है। अब इन समितियों के जो अध्यक्ष थे इनको हम कैसे याद करेंगे, तो उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं, काम नहीं। जैसे ही संघ शब्द आए आपको सीधे कूद पड़ना है और कहां चले जाना है, नेहरू जी के पास। संघ नेहरू जी। इसके बाद अगली समिति दी जाती है आपको प्रारूप समिति, जिसे एक अन्य शब्द में हिंदी में मसौदा और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। यह वो समिति थी जिसने एक्चुअली संविधान को बनाया। तो याद रखिए, इसके अध्यक्ष दुनिया को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। फिर यह समिति अकेले नहीं थी, इस समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा भी 6 अन्य सदस्य थे। इनके बारे में मैं लास्ट में आता हूं। अभी हम आगे चलते हैं। सलाहकार समिति, याद रखिए सलाह देना मतलब किसी से राय लेना, BN राय। कितना आसान है पढ़ना। इसके बाद अगली समिति दी हुई है समन्वय समिति। समन्वय का मतलब होता है आपसी मेल मिलाप, यानी कोऑर्डिनेशन। और घर का कोऑर्डिनेशन पिता करता है, तो घर रूपी इस देश में पिता की जगह पर होते हैं राष्ट्रपति। हमारे देश का समन्वय कौन स्थापित करता है, राष्ट्रपति। और हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है प्रांतीय समिति। प्रांत, उन्हें प्रांत तब कहा जाता था आज जिन्हें हम राज्य कहते हैं। तो राज्यों का एकीकरण, राज्यों को एक करने का काम जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, सबको मिलाने का काम किसने किया था, सबको पता है। एक ही व्यक्ति है, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल के हाथों दी गई। इसके बाद आती है झंडा समिति। झंडा समिति को लेकर कई लोगों को कंफ्यूजन होता, अलग अलग लोगों के नाम लेते हैं। तो वो उनके कोऑर्डिनेटर्स थे, सहायक थे। मूल रूप से जो झंडा समिति का अध्यक्ष था वो थे JB कृपलानी। कैसे याद रखेंगे समझिएगा, झंडा, लहराता हुआ झंडा हमारे शहीदों की हम पर कृपा का प्रतीक है कृपलानी। ये स्वतंत्रता हमें कृपा स्वरूप ही मिली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो व्यक्ति आपके अधिकारों की बात करे उसे आप अपना सरदार बना लेंगे। अरे वाह, ये व्यक्ति तो हमारे बारे में बात कर रहा है, चलो आज से यही हमारा सरदार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति। तो इन समितियों के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, उम्मीद ये कर रहा हूं। रिलेशंस को भी समझ लिया होगा। कहीं दिक्कत आती है आप दोबारा उसे देखिएगा। अब हम जाते हैं प्रारूप समिति की तरफ। प्रारूप समिति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग लोगों के नाम सदस्य के रूप में हमारे पास दिए गए। कभी क्वेश्चन यह आता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 7। जी हां, 7 सदस्य। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि हमारी प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो 6। या आपसे कभी पूछा जाए कि प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे, 6। कुल सदस्य 7, अन्य सदस्य 6, अध्यक्ष के अलावा 6।
अब यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक था जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था, सदस्य नहीं था। तो इसके लिए हमें सारे सदस्यों के नाम भी याद होने चाहिए। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपको उनके सदस्यों के सारे नाम दिख रहे हैं। इन सभी नामों में आपको जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे, लेकिन उनमें आपको एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिलेगा जो सब में मिलेगा। जैसे आप सबसे ऊपर एक नाम देख रहे हैं और वह है अल्लादी कृष्णा स्वामी। इनके नाम में देखिए आपको कृष्ण मिल रहा है। इसके बाद आप एक और नाम देख रहे होंगे गोपाल स्वामी अयंगर, यहां गोपाल मिल रहा है। आपको कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी का नाम मिल रहा है जहां पर कन्हैया शब्द मिल रहा है। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला शब्द मिल रहा है। अब आप कहेंगे यहां कहां है कृष्ण जी, लास्ट में बताता हूं, फिलहाल छोड़ दीजिए। इसके आगे आप चलेंगे तो गोपाल स्वामी अयंगर मिलेंगे, यहां गोपाल मिल रहा है। लास्ट में दो नाम है डीपी खेतान और उसके बाद है बीएल मित्र। यहां भी आपको नाम नहीं मिल रहे, लेकिन याद रखिए इनके बगल में दो नाम दिए हैं, कृष्णामचारी और उसके नीचे दिया हुआ है माधव राव। यहां तो डायरेक्ट मिल रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो पहले मैं आपको डीपी खेतान और बीएन राय के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। बीएन राय नहीं, बीएल मित्रा। ठीक है, तो डीपी खेतान और बीएल मित्रा के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप गौर से सुनिएगा। डीपी खेतान, खेतान इज अ ब्रांड नेम ऑफ अ फैन, सीलिंग फैन, पंखा। तो मोर पंख कौन लगाता था? कृष्ण जी। बीएल मित्र, मित्र मंडली किसकी प्रसिद्ध थी? कृष्ण जी की। ये तो इनडायरेक्ट रिलेशन था। अब इसके बाद आ जाइए कृष्णामचारी और माधवराव में। ये दोनों नाम मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि डीपी खेतान और बीएल मित्र के स्थान पर ये दोनों लोग रिप्लेस हुए थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये रिप्लेसमेंट जो हुआ था, एक का डेथ की वजह से हुआ था और एक का इस्तीफा देने की वजह से। तो पहले हम जरा ये निकालें कि डेथ किसकी हुई थी। तो आपको पता है कि किसी के मरने के लिए पंखा जिम्मेदार होता है, खुदकुशी, पंखा, फैन। तो डेथ किसकी हुई होगी? आप भी समझ गए, डीपी खेतान की। और बीएल मित्र, मित्र क्या करते हैं? आपको छोड़ के चले जाते हैं, कहीं बाहर चले गए, या जब तक आपके पास पैसे थे तो आपके पास हैं, पैसे खत्म, मित्र भी गए। तो ये मित्र वाले जो थे इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो याद रखिए, मृत्यु हो गई तो कोई चारा नहीं था, तो कृष्णामचारी आ गए और कृष्ण जी के मित्र कृष्ण को माधव कह के बुलाते थे, तो माधव राव आ गए। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। एक बची है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। याद रखिए यहां मोहम्मद साहब का नाम आ रहा है। मुस्लिम रिलीजन में उनकी पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, हिंदू रिलीजन में पवित्र पुस्तक है भागवत गीता। भागवत गीता को लाने वाले कृष्ण जी थे, वापस देखिए आ रहे हैं, और कुरान शरीफ को लाने वाले पैगंबर साहब मोहम्मद साहब थे। देखिए दोनों की पैरेलल आइडेंटिटी आ गई। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद कहते हैं मोहम्मद साहब के वंशजों को। तो यहां भी कृष्ण आ गए। तो कुल मिला के हर एक नाम में आपको क्या मिला? कृष्ण मिला। तो इससे आपको याद रखना है कि प्रारूप, रूप किसका सबसे अच्छा है? कृष्ण का। तो प्रारूप समिति में 6 सदस्यों के नाम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष तो आपको वैसे भी पता है कि अंबेडकर साहब हैं। तो कुल मिला के जो मैंने आपको डिटेलिंग दी अभी तक, हमने संविधान के शब्द के मायने समझे, फिर उसे पुस्तक के रूप में क्लासिफाई किया जिसे हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे, फिर उसे एक व्यवस्था के रूप में हमने डिफरेंशिएट किया। व्यवस्था आया कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन कैसे बना, मतलब कब बना और भारत कब आया, ये हमने समझा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तीनों के नाम और अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने संविधान सभा बनाई। वह संविधान सभा कैसे बैठकें करती है, तीनों बैठकों का महत्व क्या है वो हमने पढ़ा। बैठकों में समितियां डिसाइड की जाती हैं, उन समितियों में अध्यक्ष कौन कौन था वो हमने पढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, उसके सदस्यों के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। इसके बाद जो बचता है वो बचता है हमारा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जिसमें सबसे पहले आता है कि जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के द्वारा कितने दिन तक बहस संविधान के डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर की गई। बहस का मतलब होता है डिबेट। दैट वाज अबाउट 114। एक एक लाइन को आपको 4 बार पढ़ना है, एक एक लाइन को आपको 4 बार पढ़ना है। यानी 114 का मतलब क्या हुआ? 114 दिन। 114 दिन तक आपको बहस के लिए वक्त मिला
और संविधान सभा ने उस पर डिबेट की और एक बेहतर सशक्त व्यवस्था बाहर लेकर आए। दिस वॉज अबाउट द बहस। लेकिन संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2, 11, 18। व्यय कितना आया? 63,96,729 रुपए, 63,96,729 रुपीज। ये व्यय हुआ कुल। उसके बाद हमने जो लिखा हुआ है वह है कि 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है आत्मा और एक है कुंजी। कुंजी होती है हमारी मुख्य पुस्तक जो डिटेल देती है का एक छोटा सार गर्भित स्वरूप, जो आप अपने स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ते थे। तो हमारी मुख्य पुस्तक संविधान का सार हमें प्रस्तावना में मिलता है। तो प्रस्तावना को पढ़ा था नेहरू जी ने, तो समझा भी सबसे अच्छे से उन्होंने होगा। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा नेहरू जी ने। और संविधान की आत्मा को वो समझेगा जिसने संविधान बनाया। हमारे अंदर आत्मा ईश्वर ने डाली, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया। तो संविधान के अंदर आत्मा कौन डालेगा? वो जिसने संविधान बनाया। तो मूल रूप से नाम लिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आर्टिकल 32 जिसमें रिट दी हुई है, अनुच्छेद क्रमांक 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसेंटेज डिफरेंशिएशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 100% अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मान ले तो 75% का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा आप देख सकते हैं हमने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के आधार पर बनने वाले 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, वहां से 75% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लेकिन 25 कहां से आया? वर्ल्ड के सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छी चीजें थी वहां से अंबेडकर साहब ने उसे एक्सट्रैक्ट किया और अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्वॉल्व किया। और यही कारण है कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। पहला लिखित संविधान यूएसए का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है। सारी घटनाओं के बाद जब आपसे एक आखिरी चीज पूछी जाएगी, आप गौर से फ्रेम में देखिए, आखिरी चीज पूछी जाएगी कि संविधान कब बना, तो लोगों को एक ही दिमाग में फैक्ट आता है 26 जनवरी 1950 एंड दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट आंसर। नहीं, गलत। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान बना कब और संविधान लागू कब हुआ। बना है 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 में, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में। देखिए दोनों के बीच में 2 महीने का गैप है। मन में एक बात आती है कि जब बन गया था तो लागू भी तभी क्यों नहीं कर दिया गया? कर सकते थे, बिल्कुल ठीक, लेकिन उस समय पर केवल 15 आर्टिकल्स को ही लागू किया गया और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं 380 आर्टिकल्स, उन्हें हमने बाद में लागू किया, यानी कि 26 जनवरी 1950 में। ये सब छोटी छोटी बातें आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो 26 नवंबर 1949 है। कारण क्या था कि हमने इसे 2 महीने आगे बढ़ाया? 1930 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर स्वघोषित एक भारतीय झंडा फहराया जाता है और यह कहा जाता है कि आज इस साल 1930 से रात 12 बजे से हम क्या करेंगे? 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मानेंगे। और ऐसा करते करते हर साल हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1947 15 अगस्त हमको क्या मिलती है? आजादी। गौर करिएगा इस बात पे, 15 अगस्त को आजादी मिल रही है, यानी ऑथेंटिक डेट स्वतंत्रता दिवस की आ गई। लेकिन ये 15 अगस्त है। 1947 को ही जनवरी के 26वें दिन में, यानी 26 जनवरी को तो हम पहले ही मना चुके थे, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि हम स्वतंत्र होने वाले। तो ये वो साल था 1947, 7 is for success, जब भारतीयों के द्वारा साल में 2 बार स्वतंत्रता मनाई गई। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अगले साल से सभी के दिमाग में चल रहा था कि इतने सालों तक 1930 से 1947 तक हमने 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस माना, तो एक इमोशनल कॉम्पैक्ट जुड़ जाता है। तो यह हुआ कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना,
तो ये डेट करीब थी, 2 महीने और रुकते हैं सर, और अपने उस डेट को जो हमारे दिल और दिमाग में बस गई थी इतने सालों से, 10-15 साल तक, उस डेट 26 जनवरी को हम क्यों ना अपने देश को गणतंत्र कर दे, रिपब्लिक कर दे। वही रीजन है कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश को रिपब्लिकन सिस्टम में इन्वॉल्व किया, और जबकि बना था 26 नवंबर 1949 में। इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो गाइस, आज के लेक्चर पे हमने यह देखा कि संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको यह फील हो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में है, हमारे काबू में है इस सब्जेक्ट को पढ़ना, वो बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। अगले वीडियोस में भी हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको इस बेसिक फैक्ट को अच्छे से कन्फाइंडली अपने माइंड में एकदम स्टेबल करना है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं विश्वास के साथ कि आप ये काम जरूर करें। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में अपनी जल्द मुलाकात होगी। याद रखिएगा, सप्ताह में आपको केवल 5 दिन ही वीडियो मिलेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। बाकी 2 दिन आपको सैटरडे संडे का मिलेगा, ताकि आप इसे घोट कर अच्छे से कंफर्म करके मंडे से फिर से हमारे साथ आ जाएं। किसी भी कारण से आप पीछे हो सकते हैं, मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व होना भी ठीक नहीं है। सो हेल्थ इज वेल्थ, उसका भी ध्यान रखते हुए हमने डिसाइड किया कि 5 दिन ही आपको लेक्चर मिलेंगे, बाकी 2 दिन आपको ऑफ होगा। आप उन 2 दिनों में अपनी चीजों को रिकवर करिए। तो आज के लिए जैसा मैंने कहा इतना काफी है। अगले वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।